रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। देखिए, हर चीज़ की क्या होती है, कुछ ना कुछ लाइफ होती है और उस लाइफ के बाद, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे आइटम से, किसी दूसरे इक्विपमेंट से। आप सभी के पास कार या फिर बाइक तो जरूर होगी, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि आप क्या करते हो कि कुछ टाइम पीरियड बाद जो है, कुछ साल बाद जो है, आप अपनी गाड़ी के टायर को बदलवा लेते हो। आप क्या करते हो कि जो पुराना टायर होता है उसको चेंज करके नया टायर लगवा लेते हो। क्यों? क्योंकि या तो आपका टायर बार बार पंक्चर हो रहा होता है जिससे कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो आप इससे बेटर समझते हैं कि आप नया टायर लगवा लेंगे तो उससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। या फिर टायर की जो लाइफ होती है वो जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि जो टायर की क्वालिटी होती है, गाड़ी इतनी चल चुकी है कि टायर की क्वालिटी कमज़ोर हो चुकी है। वो टायर कभी भी गाड़ी चलते चलते फट सकता है, फिर पंक्चर हो सकता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए आप क्या कहते हो, गाड़ी की टायर को बदलवा लेते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। हो सकता है कि 2 साल बाद आपने गाड़ी की टायर बदलवा ली, या फिर ये हो सकता है कि 20 जगह गाड़ी चली, आपने अपनी गाड़ी की टायर बदलवा लिया, जिससे कि आप जो है सेफ रह सके, कोई रिस्क ना हो गाड़ी की टायर पंक्चर होने का या फिर गाड़ी की टायर फटने का। तो यही चीज़ रिप्लेसमेंट होती है। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप जो है एंटिसिपेट करते हो पहले से ही कि कब आपको जो है गाड़ी की टायर बदलवा लेनी है, जिससे कि आपकी कार या बाइक कंटिन्यूअस चलती रहे, कभी कोई रिस्क ना हो। तो सिमिलरली जो इंडस्ट्रीज़ में होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। तो जब अगर आप किसी मशीन को कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज़ कर रहे होगे लगातार, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। धीरे धीरे टाइम के साथ धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस कम होगी और उस पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, यानी कि उसके रख रखाव का खर्चा ज़्यादा आएगा। तो इसमें क्या होने लगता है कि अब कंपनी को जो है नुकसान होने लगता है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू उतना वहाँ पे, मॉनेटरी बेनिफिट उतना वहाँ पे नहीं होता है। या फिर क्या होता है कि जब धीरे धीरे आप लगातार मशीन को यूज़ कर रहे हो तो अचानक से वो बंद हो जाएगा, अचानक से मशीन कंप्लीटली ख़राब हो जाएगी और काम करना ही बंद कर देगा। अभी तक तो था कि चल रहा था, लेकिन ज़्यादा जो है एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। जैसे कार है, तो कार जब पुरानी हो जाती है तो एवरेज कम देने लगती है, चलेगी लेकिन एवरेज कम देने लगेगी। वहीं पे होता है कि कुछ सालों बाद अचानक से बंद पड़ेगी गाड़ी, अब जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो सिमिलरली इक्विपमेंट्स और मशीनरी में भी यही होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, या फिर कभी कभी होता है कि बंद पड़ जाता है और आप जो है मशीन को दोबारा चला नहीं सकते हो। तो अब इस केस में अगर मशीन की एफिशिएंसी कम हो गई या फिर मशीन जो है ख़राब पड़ गया, तो जो इंडस्ट्री का, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस है वो रुक जाता है। अब रुक जाता है तो जो ऑर्डर होंगे वो सब डिले हो जाएंगे, प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी को क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, रिप्लेसमेंट करती है। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में कंपनीज यही डिसाइड करती है, यही फाइंड आउट करती है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का यूज़ करके, रिप्लेसमेंट थ्योरी का यूज़ करके, कि कब उनको जो है अपने मशीनरी को, अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देना चाहिए, जिससे कि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगे, या फिर जो अचानक से सडन ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है, वो ना हो। तो वही चीज़ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो रिप्लेसमेंट क्या हो गया, रिप्लेसमेंट मीन्स द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग समवन और समथिंग, यानी कि आपके पास जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिप्लेस कर देना, जिससे कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम एट विच द इक्विपमेंट इज टू बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। तो यहाँ पे क्या होता है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में, कि हम जो ऑप्टिमल टाइम फाइंड आउट करते हैं कि जब आपको आपका जो पुराना मशीन है उसको नए मशीन से रिप्लेस कर देना चाहिए। क्लियर? 6 साल बाद भी हो सकता है, 7 साल भी बाद हो सकता है, या फिर जब बंद हुआ तभी आप रिप्लेस कर दीजिए। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक ऑप्टिमल टाइम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि तब तक आपको जो है अपना पुराना मशीन हटाकर नया मशीन ले आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि या तो आपका काम रुक जाएगा, मशीन कंप्लीटली बंद हो जाएगी, या फिर आप जो है एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा, उसको रख रखाव का खर्चा ज़्यादा आएगा। तो आपको जो है यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में आप ऑप्टिमल टाइम फाइंड आउट करते हैं कि जब आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देना चाहिए नए वाले से। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम आर कंसर्न्ड विद द सिचुएशन दैट अराइज व्हेन सम आइटम सच एज मैन, मशीन एंड यूजेबल थिंग्स एटसेट्रा नीड रिप्लेसमेंट ड्यू टू देयर डिक्रीज्ड एफिशिएंसी, फेलियर और ब्रेकडाउन। यानी कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि ऑप्टिमल टाइम को फाइंड आउट करते हैं कि कब हमें जो है अपने पुरानी मशीन को नए वाले से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि जो पुराना वाला है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही होती है, या फिर वो फेल हो रहा था, या फिर वो ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि बंद पड़ जाता है। क्लियर? तो डिक्रीज्ड एफिशिएंसी और कंप्लीट ब्रेकडाउन में आइदर भी ग्रेजुअल और ऑल ऑफ सडन, यानी कि जो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, फिर जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है वो या तो धीरे धीरे हो रहा होगा या फिर अचानक से ही हो सकता है। तो डिक्रीज एफिशिएंसी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जब ज्वाइन करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है। इसी तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि हो सकता है
है कि आज आप लेके आए, कल बंद हो गया, मशीन काम करना बंद कर देता है, या फिर हो सकता है कि कई सालों बाद जो है जाके बंद पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में मेन फोकस इसी पे होता है कि ये जो एफिशिएंसी घट जा रही है या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उससे बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। और उसके लिए हम एक ऑप्टिमल टाइम पीरियड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कब हमें जो है रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। क्लियर। तो रिप्लेसमेंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो पहला, डिक्रीज इन एफिशिएंसी विथ एज ड्यू टू कांस्टेंट यूज़ लाइक व्हीकल्स मशीन। तो जो भी मशीन्स होती हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं, जब आप उसको लगातार यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो जिसकी वजह से हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो हमें कोई फ़ायदा होता नहीं है उसको रखने से। तो इससे अच्छा है कि उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। पहला सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि सडन फेलियर और ब्रेकडाउन, यानी कि अचानक से मशीन फेल हो गया, मशीन काम करना बंद कर देता है। तो उस केस में क्या करते हो कि आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जैसे बल्ब है, टीवी है, चल रहा है चल रहा है, अचानक से बंद हो गया। अब बंद हो गया, खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो आपको नया बल्ब लेके आना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अचानक से बंद हो जाए मशीन, इससे अच्छा है कि आप पहले से ही एंटिसिपेट कर लो कि ये कितने साल तक चलने वाला है, उसके बाद फिर आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि उसके बंद होने से पहले ही आप जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो एंटिसिपेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। वहीं पे तीसरा सिचुएशन है, आइटम बिकम्स आउट ऑफ डेट ड्यू टू न्यू डेवलपमेंट, यानी कि कोई नई मशीनरी आ गई, तो जो आप अभी तक मशीनरी यूज़ कर रहे थे वो पुराना हो गया, तो अब जो है आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए, नहीं तो आप जो है कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे। तो 3 सिचुएशन हो गई, इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जहाँ पर रिप्लेसमेंट करना होता है। पहला कि उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस घट रही है, दूसरा वो अचानक से सडन फेलियर हो गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया, या फिर तीसरा ऑब्सोलीट हो गया, यानी कि वो पुराना हो गया, अब नया मशीनरी आ गया है, तो आपको जो है उसको यूज़ करना होगा। क्लियर। तो ये 3 सिचुएशन होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बात कर लें अजम्पशंस की। तो अजम्पशंस क्या हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के? तो सबसे पहला अजम्पशन है कि द क्वालिटी ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है वो जो है कांस्टेंट है, उसमें कोई भी जो है बदलाव नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो रिप्लेसमेंट या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की वो भी क्या है, एक जैसी है, कांस्टेंट है। एंड देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ द एसेट अंडर कंसीडरेशन, यानी कि जो भी एसेट है जिसके लिए भी हम जो है रिप्लेसमेंट टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हुआ है। ये जो है अजम्पशन है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के। रिप्लेसमेंट मॉडल में आपको जो है 2 टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, या फिर 2 मॉडल्स होते हैं रिप्लेसमेंट में। क्लियर। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटरेट विद द टाइम, यानी कि ऐसे आइटम्स जो कि समय के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं वो ख़त्म होने लग रहते हैं, या उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो रही होती है। तो यहाँ पे भी आपको 2 सिचुएशन मिलेंगी। पहला सिचुएशन जहाँ पे आप मनी वैल्यू को इग्नोर करते हो, यानी कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। वहीं पे दूसरा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप मनी वैल्यू को कंसीडर करते हो, यानी कि जो मनी वैल्यू होगी एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही होती है। और वहीं पे जो दूसरा मॉडल है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल कंप्लीटली, यानी कि जो कंप्लीटली फेल हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। क्लियर। तो ये 2 टाइप के आपको जो है मॉडल देखने को मिलेंगे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में। अब जो दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल कंप्लीटली, इसमें भी 2 टाइप का है। पहला कि एक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है और दूसरा है ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट खराब होता है, जैसे ही कोई इक्विपमेंट खराब होगा, उसको इमीडिएटली आप क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो। अंडर दिस पॉलिसी एन आइटम इज रिप्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स फेलियर। क्लियर। जैसे ही फेल होगा तुरंत आप उसको रिप्लेस कर दोगे। घर का बल्ब है, आपको आपके 4-5 बल्ब लगे हुए हैं, कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया, आपने उसको तुरंत रिप्लेस कर दिया उस खाली एक बल्ब को, तो दैट इज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। वहीं पे दूसरा है ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि आपके घर में 4 बल्ब लगे हैं, तो चारों को आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर लोगे कि 2 साल बाद हम चारों बल्ब को बदलवा देंगे। क्लियर। तो दैट इज ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इंडिविजुअल में क्या हुआ कि 4 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो आपने खाली उसी को रिप्लेस किया। ग्रुप में क्या होगा कि 2 साल बाद हम चारों को रिप्लेस कर देंगे, चाहे वो खराब हुआ हो चाहे खराब ना हुआ। तो दैट इज ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। क्लियर। अंडर दिस पॉलिसी वी टेक डिसीजन एज टू व्हेन ऑल द आइटम मस्ट बी रिप्लेस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आइटम हैव फेल्ड और हैव नॉट फेल्ड, यानी कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि सामान खराब हो गया कि नहीं खराब हुआ है, आपको 2 साल बाद उसको बदलवाना है तो बदलवाना है।
है। क्लियर, विद अ प्रोविजन दैट इफ़ एनी आइटम फेल्स बिफोर द ऑप्टिमल टाइम इट मे बी इंडिविजुअली रिप्लेस्ड। यानी कि आपने क्या किया कि आपने ये तय कर लिया कि 2 साल बाद चारों बल्ब को जो है आपको रिप्लेस करना है, लेकिन 2 साल से पहले ही साल में जो है एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उस एक बल्ब को जो है रिप्लेस करोगे। उसके बाद फिर जैसे ही 2 साल होगा सभी बल्ब को दोबारा से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर, तो दैट इज ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे 2 मॉडल होते हैं रिप्लेसमेंट में, पहला कि टाइम के साथ डिटरेट हो रहा है तो उस केस में, और दूसरा मॉडल है कंप्लीटली फेल्योर के केस में। कंप्लीटली फेल्योर के केस में इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। क्लियर, तो ये रिप्लेसमेंट मॉडल्स हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के अंदर। तो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, सभी ईयर्स के लिए स्क्रैप वैल्यू सेम होगी, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए फर्म इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन हुज कॉस्ट प्राइस इज 12,200 एंड द स्क्रैप वैल्यू इज ₹200 फ्रॉम एक्सपीरियंस द रनिंग कॉस्ट आर फाउंड। यानी कि एक कंपनी है जो कि रिप्लेसमेंट मशीन की रिप्लेसमेंट को कंसीडर कर रही है, जिसकी कॉस्ट 12,200 रुपये है और स्क्रैप वैल्यू क्या है उसकी 200 रुपये है। तो रनिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, रनिंग कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर का 200 है, सेकेंड ईयर का 500 है, थर्ड ईयर का 800 है, फोर्थ ईयर का 1200 है, फिफ्थ ईयर का 1800 है, सिक्स्थ ईयर का 2500 है, सेवन्थ ईयर का 3200 है और एट्थ ईयर का 4000 है। ये रनिंग कॉस्ट है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट है मशीन का। क्लियर, मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या है 12,200, मशीन की स्क्रैप वैल्यू क्या है 200 और यहाँ पे रनिंग कॉस्ट आपको जो है अलग अलग ईयर की यहाँ पे दी गई है। तो व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, यानी कि आपको ये बताना है कि मशीन को किस ईयर में रिप्लेस कर देना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक टेबल बना लेना है। तो ऊपर जो आप येलो में हाईलाइटेड देख रहे हैं ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि रनिंग कॉस्ट कितनी है ईयर वाइज। क्लियर, और आपको जो है टोटल कॉस्ट दिया गया है वहाँ पे 12,200 और जो स्क्रैप वैल्यू है 200 रुपये आपको वहाँ पे बता दिया गया है। क्लियर, अब यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से जो है एक टेबल क्रिएट करनी है, जहाँ पे आप देखेंगे पहले नंबर पे है ईयर, सीरियल नंबर 1 क्या है ईयर, सेकंड पे है स्क्रैप वैल्यू, तीसरे पे है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जहाँ पे आप क्या करोगे जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीन है, उसमें से आप जो है स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको कैलकुलेट करना है रनिंग कॉस्ट जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट जो कि रनिंग कॉस्ट से आप जो है क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, देन टोटल कॉस्ट आएगा जहाँ पर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा सभी ईयर का, और फिर लास्ट में आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा जहां पर आप जो टोटल कॉस्ट है उसको जो है ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर, तो आप कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको जो आप देख रहे हैं ईयर, आपको ईयर लिखना है। तो ईयर आपको यहाँ पे लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन में आपको ईयर दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 8 ईयर्स का डिटेल दिया गया है तो आपको यहाँ पे 8 ईयर का लिख लेना है। क्लियर, जब आप ईयर लिख लेंगे तो अब अगला काम क्या है आपका, पॉइंट नंबर 2 पे आना है। तो 2 में क्या है, कॉलम नंबर 2 में स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 200 है, तो 200 है यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि ईयर वाइज स्क्रैप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्लियर, रिसेल वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा, सभी में 200 हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो कॉस्ट है मशीन की माइनस स्क्रैप वैल्यू, आपका जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगा। तो 12,200 है माइनस 200 करेंगे तो सभी में क्या आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा जो मशीनरी की कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रिसेल वैल्यू करनी है, आपका जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर, अब आता है रनिंग कॉस्ट, जो फोर्थ कॉलम है वहाँ पे आपको रनिंग कॉस्ट निकालना है। तो रनिंग कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जिसको आप एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि आप ऊपर हाईलाइटेड देख रहे हैं येलो कलर से। ठीक है, तो आपको सीधा यहाँ पे रख देना है। तो फर्स्ट ईयर का 200, सेकेंड ईयर का 500, थर्ड ईयर का 800, फोर्थ का 1200, देन 1800, देन 2500, देन 3200 एंड लास्ट 8th ईयर में 4000 है रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्लियर, अब आपको निकालना है, अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू होगा। अभी तक क्या था कि आपने जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको जो है आपने पॉइंट आउट कर यहाँ पे रख दिया है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपने सिर्फ कैलकुलेट किया है, वहाँ पे भी क्या किया, सिर्फ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, जो टोटल कॉस्ट थी मशीन की, उसमें से आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया, आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गया और सभी ईयर के लिए वो सेम है। क्लियर, तो स्क्रैप वैल्यू सभी ईयर के लिए सेम है, डेप्रिसिएशन सभी ईयर के लिए सेम हो गया, और रनिंग कॉस्ट क्या है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको एज इट इज़ यहाँ पे रख देना है ईयर वाइज। क्लियर,
अब आपको क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि फिफ्थ कॉलम। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो रनिंग कॉस्ट है जो फोर्थ कॉलम है वहाँ पे जो सबसे पहला है 200, तो 200 को एज इट इज़ 200 रख देना है। अब नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर की क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट क्या होगी, तो दैट इज रनिंग कॉस्ट ऑफ करंट ईयर प्लस रनिंग कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जो क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट प्रीवियस ईयर की थी प्लस करंट जो रनिंग कॉस्ट है करंट ईयर की, उसको आप ऐड कर दोगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट आ जाएगा प्रेजेंट ईयर के लिए। अब फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, पहले से कोई क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है नहीं, तो एग्जैक्टली जो 200 है रनिंग कॉस्ट उस ईयर का वही आप रख देंगे। सेकेंड ईयर के लिए जो क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कितना है 200 और सेकेंड ईयर का खुद का रनिंग कॉस्ट कितना है 500, तो 200 प्लस 500 कितना आ जाएगा 700। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, जो सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है प्लस जो थर्ड ईयर का रनिंग कॉस्ट है उसको ऐड कर दोगे, यानी कि 800 प्लस 700 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1500। क्लियर। इस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से फोर्थ ईयर का अगर आपको क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालना है तो फोर्थ ईयर का रनिंग कॉस्ट प्लस थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट, यानी कि 1500 प्लस 1200 कितना आ जाएगा 22,700। इसी तरीके से फिफ्थ सिक्स सेवन और एट्थ का आपको जो है क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो आप जो है आप देखेंगे फोर्थ ईयर का 2700, फिफ्थ का 4500, सिक्स का 7000, सेवन्थ का 10200 और एट्थ का 14200 आ गया। क्लियर। क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट प्लस करंट ईयर का रनिंग कॉस्ट आप ऐड कर दोगे तो आपका जो करंट ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है वो आ जाएगा। क्लियर। जैसे अब एट्थ ईयर है तो एट्थ ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैसे आया, तो सेवन्थ ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट प्लस एट्थ ईयर का रनिंग कॉस्ट, यानी कि 10,207वें साल का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है और 4,000 8वें साल का रनिंग कॉस्ट है, दोनों को ऐड किया तो 8वें साल का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट आ गया 14,200, यानी कि 14,200। क्लियर। तो आपने क्या किया, फिफ्थ कॉलम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे एडिशन करना है। क्या करना है, थर्ड कॉलम यानी कि जो डेप्रीशिएशन कॉस्ट है प्लस जो फिफ्थ कॉलम है कौन सा है, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट, तो डेप्रीसिएशन कॉस्ट और क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट इसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे, फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन कॉस्ट क्या है 12,000 और क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट क्या है 200, तो 12,000 प्लस 200 कितना आ जाएगा 12,200। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर में क्या है 12,000 डेप्रिसिएशन है और प्लस क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट क्या है 700, तो 12,000 प्लस 700 12,700। क्लियर। इसी तरीके से सभी ईयर का कैलकुलेट कर लेना है आपको। तो थर्ड ईयर का 12,000 प्लस 1,500 कितना आ गया 13,500, फोर्थ ईयर का 12,000 प्लस 2,700 कितना आ गया 14,700, फिफ्थ ईयर का 12,000 प्लस 4,500 16,500 आ गया, सिक्स्थ ईयर का 19,000, सेवन्थ ईयर का 22,200 और एट्थ ईयर का 26,200। इस तरीके से आपने टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे जो 6 यानी कि जो टोटल कॉस्ट है उसको जो ईयर दिया गया है उससे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ईयर का टोटल कॉस्ट कितना है 12,200, तो 12,200 को डिवाइडेड बाई 1 कर देना, क्योंकि पहले ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का है तो 1 हो जाएगा, तो 12,200 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 12,200 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का निकालना है। तो सेकेंड ईयर में क्या है टोटल कॉस्ट 12,700 है और उसको किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सेकेंड ईयर है, तो 12,700 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 6,350। इसी तरीके से थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है। तो थर्ड ईयर का टोटल कॉस्ट क्या है 13,500 और इसको डिवाइड किससे करना है 3 से, क्योंकि थर्ड ईयर का है, तो 13,500 डिवाइडेड बाई 3 तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,500। इसी तरीके से सभी ईयर का कैलकुलेट करना है। फोर्थ ईयर का 14,700 डिवाइडेड बाई 4 3,675 आ जाएगा। फिफ्थ ईयर का 16,500 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 3,300 आ जाएगा। सिक्स्थ ईयर का 19,000 टोटल कॉस्ट, तो 19,000 को 6 से डिवाइड करेंगे 3167 यानी कि 3,167 आ जाएगा। इसी तरीके से सेवन्थ ईयर का है तो वहाँ पे 22,200 है, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे 3,171 यानी कि 3,171 आ जाएगा। और एट्थ ईयर का 26,200 है, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे 3,275 आ जाएगा। क्लियर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर ली है। आपने पहले ईयर लिखा, आपने स्क्वायर वैल्यू का डिटेल लिखा, तो स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है तो सभी में 200 आएगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट यानी
यानी कि टोटल जो कॉस्ट ऑफ मशीन है माइनस इसका वैल्यू किया, आपने सभी में 12,000 लिख दिया। देन आपने रनिंग कॉस्ट लिख दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन है। देन आपने क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकाला जो कि हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है। फिर आपने टोटल कॉस्ट निकाला, टोटल कॉस्ट निकाले हुआ फिर आपने एवरेज कॉस्ट निकाला ईयरली वाइज। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो एवरेज कॉस्ट है, जो 7th कॉलम है सबसे राइट साइड में एवरेज कॉस्ट है, उसमें सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट कौन सा है, आपको पहले ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे अगर स्कैन करेंगे ईयर वाइज देखें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट से लेके 8th ईयर तक, तो सबसे कम एवरेज कॉस्ट कौन सा है, 3167, यानी कि 6th ईयर का जो कॉस्ट है, जो 6th ईयर का एवरेज कॉस्ट है वो सबसे कम है एवरेज कॉस्ट में। फर्स्ट ईयर का देखिए 12,200 है और 8th ईयर का देखिए 3,275 है, लेकिन 6th ईयर का देखेंगे तो सबसे कम है 3,167। क्लियर। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है कि इफ़ द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ हायर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ सिलेक्टेड ईयर देन रिप्लेस एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर। यानी कि अगर जो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर का वो ज़्यादा है किससे, सिलेक्टेड ईयर से, तो हमने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट किया है, 6th ईयर सेलेक्ट किया है। एवरेज कॉस्ट सबसे कम किसकी है, 6th ईयर की। अगर आपने 6th ईयर चूज़ किया है तो 7th ईयर का जो रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आप जो है 6th ईयर के एंड में मशीन को रिप्लेस कर दोगे। तो आप यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट 6th ईयर का कितना है, 3167 है जो कि सबसे लोवेस्ट है। अब 6th ईयर का नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 7th ईयर, और 7th ईयर का जो रनिंग कॉस्ट है कितना है, 3200। तो यानी कि 7th ईयर का जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है किससे, जो ईयर हमने सेलेक्ट किया है, हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, 6th ईयर किया है। तो 6th ईयर के एवरेज कॉस्ट से 7th ईयर की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6th ईयर के एंड तक हम मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो यही जो है हमारा आंसर होगा, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या होगा कि द मशीन विल बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 6th ईयर। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है कैलकुलेट करना है जब आपकी स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट होगी। स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि कोई चेंज नहीं है, सेम है सभी ईयर्स के लिए, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर। लास्ट वाला डिसीजन आपको याद रखना होगा कि जो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे सभी ईयर का उसमें से सबसे कम वाला एवरेज कॉस्ट आपको चूज़ करना है। उसके बाद जिस भी ईयर का जो है आपने एवरेज कॉस्ट चूज़ किया सबसे कम, उसके अगले ईयर का जो रनिंग कॉस्ट है, याद रखिए जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आप जो है उस ईयर में रिप्लेस कर दोगे जिस ईयर को आपने सेलेक्ट किया है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।